रेट्रोफिटिंग, जहाँ पे हम स्ट्रक्चरली कंपोनेंट के बारे में जानते हैं, जहाँ लोड बियरिंग कैपेसिटी अगर हमारी किसी बिल्डिंग की कम हो जाती है, उस वक्त हमें रेट्रोफिकेशन और स्ट्रेंथनिंग करने की आवश्यकता होती है। मैं नवीन कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन। और आज वीडियो है दूसरा पार्ट, जिसमें मैं स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल पार्ट दोनों कवर करूँगा। Building may affected by earthquake may suffer both condition, non-structural and structural condition. They may have a best opportunity to have IS code 13935. They give us a best option like jacketing, over beam and section enlargement, section thickness, much more happiness and happened in our ग्रुप्स ऑफ स्ट्रक्चरल रिहैबिलिटेशन। अब हम लेके चलते हैं कि जैसे नॉन स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चरल जो हमारा डैमेजेज होता है, उसे प्रायर करने के लिए हमें इसेंशियली वहाँ पे एग्जीक्यूट करना होता है। सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा क्रैकिंग ऑफ वॉल क्रैक्स लेंथ है वो कितना है। उसे हम बाय इंजेक्शन हो या फिर माइक्रो कंक्रीटिंग के द्वारा हम उसे पैचिंग करेंगे। फिर हम चेक करते हैं क्रैकिंग ऑफ पाइप्स, कंडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स, जैसे डोर, विंडोज, रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लास पैनल्स का हम रिपेयर करेंगे, क्योंकि जब डिस्प्लेस होता है तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से हट जाती हैं। वो अपना एक बेंचमार्क खो देता है, तो हमें फिर से उसे बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा। ये सारे सेक्शन आते हैं नॉन स्ट्रक्चरल डिपार्टमेंट, जो आर्किटेक्चर प्लान के हिसाब से होता है। सेकेंड आता है हमारा रीबिल्डिंग नॉन स्ट्रक्चरल वॉल्स, स्मोक चिमनी, पैरापेट walls replastering, rearranging disturbed roofing tiles, relaying cracked flooring at ground level, and redecoration, whitewashing, white painting and so more। अब आते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पे, जहाँ पे हमें डिमोलिशन करना पड़ता है और यहाँ पे हमें रिपेयर करना पड़ता है, ताकि स्ट्रेंथनिंग मेजरमेंट करने के लिए हम इसे वर्क में ला सकें। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि प्रायोरिटी हमें रखनी पड़ती है स्ट्रक्चरल रिपेयर्स और स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो हमारा एक आता है कि हम जब बिल्डिंग का अमेंडमेंट करते हैं रिपेयरिंग के लिए, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारा रिपेयर के लिए अमेंडेड है, ये मेजर्ड है या नहीं है, तो उसके प्रॉपर वे में हम लोग वर्क। दूसरा है कि स्ट्रक्चरल इफ कंसिडर्ड, हमारा डिटेल डैमेज इंडिविजुअल स्ट्रक्चर कंपोनेंट पे आएगा, जैसे मैपिंग ऑफ क्रैक पैटर्न, डी स्ट्रेस लोकेशन, क्रस्ट कंक्रीट, रेनफोर्समेंट, बेंडिंग और इल्डिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक के द्वारा हम लोग इसे एम्प्लॉयड करेंगे, जहाँ पे हमें डिटरमाइन करना होता है कि रेजिडुअल स्ट्रेस ऑफ मेंबर यहाँ पे क्या है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में, जो हमारा है कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, कि टेम्पोररी सपोर्टिंग अरेंजमेंट हमें करना पड़ता है, जहाँ पे डी स्ट्रेस मेंबर्स लोकेट करेगा, जहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटी लोड के द्वारा हमारा इसे डिटरमाइन किया जाता है। अब आती है कि इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स जब डैमेज हो जाते हैं, तो उसे अप्रोप्रिएट रिपेयर मेथड के द्वारा हमें कंपोनेंट वाइज एक्सटेंड करना होता है जहाँ डैमेज होगा। और वो रिपेयर हमारा कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कह सकते हैं रिमूवल जो पोर्शन होता है क्रैक मशीनरी वॉल का, पियर्स का, रीबिल्ड करेंगे हम लोग, इसे रीबिल्ड करेंगे रिचर मोर्टार से, जहाँ पे सीमेंट सैंड का रेशियो हमारा बिल्कुल मैक्सिमम होना चाहिए। जहाँ पे सैंड हमारा कम हो, सीमेंट भी उसी अनुपात में हो जो सैंड दिया है, तो रिच मोर्टार हमें इसमें प्लेस करना पड़ेगा माइक्रो कंक्रीटिंग के द्वारा। जैसे कि आप देख लेंगे कि हमारे पास जो वॉल क्रैक्स आते हैं, अगर वो रिपेयरिंग सेक्शन के लिहाज से अगर वो काम नहीं करता है, तो उसके लिए हमें बेस्ट ऑप्शन आता है कि दोनों साइड, टू फेसेस ऑफ वॉल्स जो हमारा आता है, उस दोनों साइड से मेश जो जाली आती है, जैसे पतले से होते हैं, वो दोनों साइड लगा के और रिच मोर्टार और रिच कंक्रीटिंग हमारा लगभग 100 से लेके 110 mm तक हम कर सकते हैं, जिससे सीपेज का भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा और रिपेयरिंग हमारा सक्सेस हो जाएगा। तीसरा आता है कि इपॉक्सी जो कंपाउंड है
वो हम लोग मोर्टार में मिला के जहाँ भी हेयर क्रैक्स कहें या फिर वॉल हमारा पैरापेट ये सारी चीज़ें क्रैक्स से हट जाते हैं, तो वहाँ इपैक्सी ग्रूटिंग करते हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ देता है पॉलीमर मोर्टार के द्वारा। अब इसके उदाहरण हैं शॉर्टनिंग कर सकते हैं, जैकेटिंग कर सकते हैं जहाँ पे रिच इपॉक्सी कंटेंट हम लोग मिलाते हैं जिससे स्ट्रेंथ अगर हमारा बिल्डिंग का लोड काफ़ी है तो ऊपर से उसका एग्जामाइन करते हुए हम लोग ऊपर से टॉप टू बॉटम हम उसका लोड कैलकुलेट करते हैं। हर एक फ्लोर का लोड बढ़ते जाता है टू दी बॉटम जो सॉइल पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इसी स्ट्रेंथ को बरकरार करने के लिए हम लोग आगे इसी जैकेटिंग मेथड का यूज करते हैं जिससे आप अपने बिल्डिंग को हाई राइज बनाने में सफल हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि सर हम रेट्रोफिटिंग और स्ट्रेंथनिंग क्यों करेंगे, तो इसका मेन सा उदाहरण है कि अपने शौक के लिए भी लोग जैसे किन्हीं के पास हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है जो आर्किटेक्चर को प्रिवेंट करना होता है, प्रिजर्व करना होता है, तो हमें उसमें स्ट्रेंथनिंग और रेट्रोफिकेशन करना पड़ता है। सेकंड आता है कि अगर हमारा हायर कॉस्ट भी चला जाए लेकिन हमें मेंटेन करना पड़ता है कि इन्वायरमेंटल और सोशल कल्चर को बरकरार रखना है, इसलिए हम लोग स्ट्रेंथनिंग करते हैं चाहे उसका कॉस्ट कुछ भी चला जाए। वो टूरिस्ट पैलेस के लिए सबसे बेस्ट होता है, टूरिस्ट के लिए हमें वो एक आमदनी का स्रोत है, इसलिए हम लोग रिकंस्ट्रक्शन और रेट्रोफिटिंग करते हैं जो स्ट्रेंथ देते हैं। हमेशा बार बार इस चीज़ को करना पड़ता है, रिपीटली सर्टेन अमाउंट इसमें चलता ही रहता है। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इसका कंस्ट्रक्शन करने में कि क्या कॉस्टिंग आती है, तो एक ही चीज़ है कि जब आप नया कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसका 50% मोर देन आपको स्ट्रेंथनिंग और रेट्रोफिटिंग में लगने वाला है। अब कॉस्ट वाइज की बात कर ले तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमारे सेफ्टी पर्पस से अगर रखें तो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इन्वॉल्व होता है जो कि 1993 कोड के हिसाब से 4 to 5 टाइम्स दिया गया है कि इनिशियल एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर लगेगा, लेकिन अभी के कोड जो 2009 में रिवाइज हुए हैं उसमें 2.5 से 3 टाइम्स का एस्टिमेट कैलकुलेट किया गया। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के हिसाब से रेट्रोफिटिंग में उतना ज़्यादा अमाउंट लगता है। इसे एज अ स्पैन पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म जहाँ पे आपका बिल्डिंग का लाइफ स्पैन डिपेंड करता है, और इसी कोड के हिसाब से अगर रिपेयर करते हैं सिस्मिक स्ट्रेंथनिंग के हिसाब से तो पुराने कोड के हिसाब से 5 से 10 टाइम्स मोर देन होता है और नए कोड से 4 से 8 तक चला जाता है। तो कुछ बेनिफिट हुए हैं पहले से। ये दूसरा पार्ट था हमारा रेट्रोफिटिंग का। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि बीम्स के ओवरले के बारे में जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको वो चीज़ लेके चलेंगे, क्या मेथड है, कैसे कैसे हम लोग करते हैं।